इतिहास क्या है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। क्या ये सिर्फ स्कूल की किताबों में रटी हुई तारीख है, या राजाओं के नाम और लड़ाइयों की कोई लिस्ट? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये गुत्थी सुलझाना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि हम गुजरे हुए कल को जिस नजर से देखते हैं, हमारा आने वाला कल वो उसी से बनता है। अच्छा, इनसे हम अपनी दुनिया को देखते हैं। अतीत की कहानी को कौन और कैसे सुना रहा है, ये हमारे आज के बड़े से बड़े फैसलों पर असर डालता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब इतिहास सिर्फ पुरानी बातें जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि उन पुरानी बातों को हमें आज कैसे बताया जा रहा है। ठीक यही। कौन बता रहा है और क्यों बता रहा है, ये सवाल सबसे जरूरी है। सबसे पहले ये इतिहास शब्द, ये आया कहाँ से? हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी जड़ें संस्कृत में हैं। 3 शब्द, इति प्लस ह प्लस आस, जिसका मतलब बनता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। वाह, मतलब इस शब्द के डीएनए में ही सच्चाई का दावा है। ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह का क्या कहते हैं एफिडेविट है कि हाँ, ये सच में हुआ था। बिल्कुल। शब्द की बुनियाद में ही ये वादा है कि यहाँ कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है, ये वास्तविकता का लेखा जोखा है। ये तो शुरुआत ही बड़ी दमदार है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सवाल उठता है कि इस वास्तविकता को लिखेगा कौन और कैसे। और यहीं से कहानी पहुंचती है प्राचीन यूनान, जहां एक शख्स थे हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हाँ, वैसे ये टाइटल उन्हें बाद में रोमन दार्शनिक सिसरो ने दिया था। अच्छा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना बड़ा खिताब मिल गया? देखिए, हेरोडोटस ने एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी काम किया। क्या? उनसे पहले घटनाएं कहानियों, मिथकों और देवताओं के गुस्से या आशीर्वाद से जोड़कर बताई जाती थी। जैसे युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि देवता नाराज थे? एकदम। हेरोडोटस पहले बड़े विचारक थे जिन्होंने कहा, नहीं, देवताओं को बीच में मत लाओ, आओ इंसानों के कामों की जांच पड़ताल करें, आओ सबूत खोजें और पूछे कि कोई घटना क्यों हुई। ओह, तो उन्होंने इतिहास को भगवान की मर्जी से निकालकर इंसानों की जिम्मेदारी बना दिया। एकदम सही कहा आपने। और उन्होंने इसके लिए एक तरीका बनाया, एक मेथड। अच्छा। उन्होंने कहा कि इतिहास 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, ये मानव विद्या है, यानी इंसानों के बारे में है। दूसरा, ये तर्क संगत है, मतलब अटकलों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। बिल्कुल। तीसरा, ये शिक्षाप्रद है, मतलब हमें अतीत से कुछ सिखाता है। और चौथा, आपने कहा था 4 स्तंभ है। चौथा और सबसे अहम, उन्होंने कहा कि ये एक वैज्ञानिक विद्या है। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ा अटक गई। इतिहास वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? मेरा मतलब विज्ञान में तो लैब होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। इतिहास का टाइम मशीन में बैठ के अतीत में एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ वैज्ञानिक का मतलब लैब वाले एक्सपेरिमेंट से नहीं है। तो फिर? हेरोडोटस का मतलब था एक वैज्ञानिक तरीका, एक साइंटिफिक मेथड, यानी किसी भी बात को आंख बंद करके मान नहीं लेना, हर दावे पर सवाल उठाना, अलग अलग स्रोतों की जांच करना, आलोचनात्मक नजरिए से सच को खोजना। ठीक जैसे एक जासूस करता है। इसी सोच ने इतिहास को किस्से कहानियों से अलग करके एक गंभीर विषय बनाया। समझ गई। तो एक तरफ तो हमें पता चला कि इतिहास का मतलब है जो सच में हुआ, और हेरोडोटस ने उस सच तक पहुंचने का एक तरीका बताया। लेकिन यहीं से असली पहेली शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही किसी ने उस सच को लिखने की कोशिश की, हजारों नए सवाल खड़े हो गए। जैसे कि क्या ये सच सबके लिए एक जैसा है? इसे कौन लिखेगा, और लिखेगा तो कैसे? और यहीं से परिभाषाओं का, जिसे कह सकते हैं, महासंग्राम शुरू होता है। बिल्कुल। अलग अलग विचारक अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस महासंग्राम के सबसे दिलचस्प मोर्चों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे मशहूर सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहराता है? ये तो बहुत सुना है। जर्मन दार्शनिक हीगल ने एक बड़ी अजीब बात कही। पहले उन्होंने कहा इतिहास स्वयं को दोहराता है, और फिर कुछ ही समय बाद कहा हम इतिहास से यही सीखते हैं कि इंसान इतिहास से कुछ नहीं सीखता। ये तो अपनी ही बात काटने जैसा हुआ है ना? पर ये विरोधाभास ही इसकी खूबसूरती है। हेगल शायद ये कह रहे थे कि घटनाओं के पैटर्न, जैसे साम्राज्यों का उदय और पतन, आर्थिक संकट, युद्ध, ये सब बार बार लौट कर आते हैं। अच्छा।
लेकिन हम इंसान इतने भुलक्कड़ हैं कि हर बार वही गलतियां करते हैं, ये सोचकर कि इस बार नतीजा अलग होगा। हम उस पैटर्न को पहचानने से चूक जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हर नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस बार पक्का वजन कम करेंगे, और फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पैटर्न वही है, बस हर साल हमारा फेल होना एक नया मजाक बन जाता है। और आपकी इसी मजाक वाली बात को कार्ल मार्क्स ने और गंभीरता से कहा था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हेगल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन या मजाक के रूप में। ओह, मतलब जब कोई बड़ी ऐतिहासिक गलती पहली बार होती है तो वो एक भयानक हादसा होता है, जाने जाती हैं, नुकसान होता है। लेकिन जब आने वाली पीढ़ियां ठीक वही बेवकूफ़ी दोबारा करती हैं तो वो एक भद्दा मजाक बन के रह जाती है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। अब आते हैं एक और बड़ी बहस पर। इतिहासकारों के बीच हमेशा ये लड़ाई चलती रही है कि इतिहास आखिर है क्या, विज्ञान या कला? हाँ, ये भी एक क्लासिक डिबेट है। एक टीम है जो मानती है कि इतिहास एक साइंस है। हाँ, इस टीम के बड़े खिलाड़ी थे J.B. ब्यूरी और लियोपोल्ड वॉन रैंके जैसे इतिहासकार। उनका मानना था कि इतिहासकार का काम किसी साइंटिस्ट जैसा है। मतलब उसका काम है बस तथ्यों को, फैक्ट्स को ज्यों का त्यों सामने रख देना, बिना अपनी कोई भावना या विचार मिलाए। अच्छा, रांके ने तो यहां तक कहा कि इतिहासकार को सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि अतीत वास्तव में जैसा था। नो ड्रामा, नो कहानी, सिर्फ फैक्ट्स। लेकिन एक दूसरी टीम भी तो है जो कहती है कि नहीं, इतिहास सिर्फ सूखे तथ्य नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इस दूसरी टीम का मानना है कि इतिहास साइंस से ज्यादा एक कला है, एक कहानी है। और इनके विचारक? जी, एम चोवेलियन जैसे विचारकों का कहना था कि अगर आप इतिहास को सिर्फ तथ्यों की लिस्ट बना देंगे तो वो इतना बोरिंग हो जाएगा कि उसे कोई पढ़ेगा ही नहीं। सही बात है। उनके मुताबिक इतिहास का असली मकसद वैज्ञानिक होना नहीं, बल्कि शैक्षिक होना है। हमें प्रेरणा देना, हमें सिखाना, हमें एक बेहतर इंसान बनाना। तो सवाल ये है कि क्या इतिहासकार एक साइंटिस्ट है जो माइक्रोस्कोप से सच देख रहा है, या एक कहानीकार है जो हमें अतीत की कहानियों से कुछ सिखाना चाहता है? और ये बहस आज भी जारी है। मुझे यकीन है। लेकिन अब एक ऐसे विचार पर आते हैं जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे देता है। अभी तक हम सच और तथ्यों की बात कर रहे थे। भारतीय परंपरा में भी राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने सदियों पहले कहा था कि एक अच्छा इतिहासकार वो है जो पसंद नापसंद से ऊपर उठकर एक जज की तरह निष्पक्ष होकर सच को सामने रखे। और रुमिला थापर जैसे आधुनिक भारतीय इतिहासकार भी इसी आलोचनात्मक अनुसंधान यानी क्रिटिकल इंक्वायरी पर जोर देते हैं। लेकिन फिर एक ब्रिटिश इतिहासकार G.R. एल्टन आते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ हिला देती है। अच्छा, वो कहते हैं इतिहास वही है जो इतिहासकार लिखता है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि इतिहास मनगढ़ंत है? नहीं, मनगढ़ंत नहीं। तो फिर ये तो सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है। ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन इसने इतिहास की दुनिया में भूचाल ला दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहासकार झूठ लिखता है। इसका मतलब है कि इतिहासकार के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या? चुनने की ताकत। सोचिए, अतीत में तो अरबों खरबों घटनाएं हुई हैं। एक ही दिन में करोड़ों लोगों के साथ करोड़ों बातें हुई। सही बात है। इतिहासकार उनमें से किसे चुनेगा, किसे छोड़ेगा, किसे कहानी का हीरो बनाएगा और किसे विलेन, ये सब उसके हाथ में है। इसका असर तो हम आज भी देखते हैं। स्कूल की किताबों में हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो किसी ने तो चुना है ना। बिल्कुल। किसी ने तय किया कि हमें कुछ लड़ाइयों के बारे में तो विस्तार से पढ़ाया जाएगा और कुछ बड़े सामाजिक आंदोलनों का शायद जिक्र तक नहीं होगा। ठीक यही बात है। इतिहासकार एक तरह से गेटकीपर होता है। वो तय करता है कि अतीत की कौन सी कहानी हम तक पहुंचेगी और किस रूप में पहुंचेगी। अतीत तो जा चुका है, हमारे पास तो सिर्फ उसका वो संस्करण है जो इतिहासकारों ने हमारे लिए लिखा है। और शायद यहीं से E.H. कार की वो मशहूर परिभाषा निकलती है जिसे सबसे ज्यादा कोट किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। इतिहास गुजरे हुए कल और आज के बीच एक ऐसी बातचीत है जो कभी रुकती नहीं। बिल्कुल, ये परिभाषा इस पूरी बहस को एक नए स्तर पर ले जाती है। कार का कहना था कि इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई मरी हुई चीज नहीं है। तो क्या है? ये एक जिंदा सांस लेती हुई प्रक्रिया है। हर पीढ़ी अपने आज के सवालों, अपनी आज की जरूरतों और अपनी आज की चिंताओं के साथ अतीत की ओर देखती है।
क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे आज हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित हैं। हाँ है। तो आज के इतिहासकार अतीत में जाकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि पुराने साम्राज्यों का अपनी नदियों, जंगलों और पर्यावरण के साथ कैसा रिश्ता था। अच्छा। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण का असर सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने पर कैसे पड़ा। आज से 100 साल पहले शायद ही कोई इतिहासकार इस नजरिए से इतिहास को देख रहा था, क्योंकि उस वक्त उनके सवाल अलग थे। ठीक। इस तरह हमारे आज के सवाल अतीत की कहानियों को नया मतलब देते रहते हैं। ये बातचीत कभी खत्म नहीं होती। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो हमने देख लिया कि इतिहास दोहराया जाता है या नहीं, ये साइंस है या आर्ट, और इतिहासकार की इसमें क्या भूमिका है। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये इतिहास आखिर है किस बारे में? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों, राजा रानियों और प्रधानमंत्रियों की कहानी है? ये भी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा रहा है। एक पारंपरिक नजरिया तो यही है, जिसे ग्रेट मैन थ्योरी भी कहते हैं, कि इतिहास को महान लोग बनाते हैं। लेकिन फिर कुछ विचारक आए जिन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। हाँ। असली कहानी तो कुछ और ही है। हाँ। जैसे कि कार्ल मार्क्स। बिल्कुल। मार्क्स का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए इतिहास की कहानी राजा रानियों की नहीं, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की खींचतान की है। वर्ग संघर्ष। हाँ, उन्होंने इसे वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा। मतलब एक तरफ वो लोग जिनके पास जमीनें, फैक्ट्रियां और पूंजी है, और दूसरी तरफ वो लोग जो उन पर काम करते हैं। मार्क्स के मुताबिक इसी आर्थिक संघर्ष से समाज बदलता है और इतिहास आगे बढ़ता है। और भारतीय इतिहासकार डी कोसंबी का नजरिया भी कुछ ऐसा ही आर्थिक था, है ना? हाँ, कोसंबी ने भी इतिहास को उत्पादन के साधनों और संबंधों में आए बदलावों के जरिए देखा। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। लेकिन इसका सीधा मतलब है कि समाज कैसे कमाता और खाता है, इसी से उसका इतिहास तय होता है। क्या लोग शिकार कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, या फिर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे जैसे ये तरीके बदलते हैं, वैसे वैसे समाज, कानून और यहाँ तक कि धर्म भी बदल जाता है। लेकिन एक परिभाषा और है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आर.जी. कॉलिंगवुड कहते हैं, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ये तो पूरी कहानी को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। ये सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे गहरा दृष्टिकोण है। कैसे? कॉलिंगवुड का मानना था कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ। असली सवाल ये है कि उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था। ओह! सिकंदर ने भारत पर हमला क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें सिर्फ लड़ाई का ब्यौरा नहीं चाहिए, हमें सिकंदर की सोच, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा। उनके लिए हर एक्शन के पीछे एक विचार होता है, और इतिहासकार का असली काम उसी विचार को फिर से सोचना और समझना है। तो हम कहाँ पहुंचे? हमने संस्कृत के एक सीधे साधे अर्थ ऐसा ही था से शुरुआत की थी, और अब हम विचारों, बहसों और परिभाषाओं के एक ऐसे जाल में खड़े हैं जहाँ इतिहास एक विज्ञान भी है और कला भी, अमीर गरीब का संघर्ष भी है और विचारों की कहानी भी। और सबसे बढ़कर ये अतीत और वर्तमान के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत भी है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है। इतिहास की कोई एक पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है। तो क्या है? ये खुद एक बहती हुई नदी की तरह है, जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। आप अतीत से क्या सवाल पूछते हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको मिलने वाला जवाब। आप इतिहास की कौन सी परिभाषा चुनते हैं, यह असल में ये दिखाता है कि आप अतीत में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। किसी एक व्यक्ति को, या पूरे समाज को, अर्थव्यवस्था को, या फिर विचारों को। मुगल दरबार के विद्वान अबुल फजल ने कहा था कि इतिहास एक ऐसा आईना है जो हमें अच्छे, बुरे और सही गलत में फर्क करने की ताकत देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इतिहास वाकई एक आईना है, तो क्या ये हमेशा अतीत की एक साफ सच्ची तस्वीर दिखाता है, या फिर ये एक जादुई आईना है जो देखने वाले के झुकाव, उसके इरादों और उसके आज के सवालों के हिसाब से अपनी शक्ल बदलता रहता है। और यहीं पर हमारे नोट्स का अगला दिलचस्प हिस्सा आता है, BC और AD का पूरा चक्कर। ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल। इसका केंद्र बिंदु ईसा मसीह का माना गया जन्म वर्ष है। उससे पहले के साल ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट या BC कहलाते हैं, और बाद के साल ईसवी यानी एनो डोमिनी AD। हाँ, जिसका लैटिन में मतलब है प्रभु के वर्ष में। लेकिन रुकिए, नोट्स में एक बहुत मजेदार बात लिखी है। ईसा मसीह का जन्म 1 AD में नहीं बल्कि 4 BC के आसपास हुआ था। हाँ। मतलब जिस इंसान के नाम पर पूरा कैलेंडर बना, वो खुद ईसा से 4 साल पहले पैदा हुआ। ये तो बहुत ही अजीब गड़बड़ी है ना? इसे ठीक क्यों नहीं किया गया?
ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। ये गलती एक सन्यासी से कई सदियों बाद गणना में हुई, और जब तक इतिहासकारों को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, ये कैलेंडर पूरी दुनिया में फैल चुका था। इससे बदलना असंभव था। इसीलिए आजकल एक ज्यादा धर्मनिरपेक्ष शब्दावली का इस्तेमाल होता है, BCE और CE। बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। सही, मतलब वही है, बस धार्मिक संदर्भ हटा दिया गया है। जो बात सबसे ज्यादा उलझाती है वो है BC में गिनती का उल्टा चलना। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ और उनकी मृत्यु 483 BC में। कोई भी सुनेगा तो कहेगा 483 563 से पहले आता है, तो वो पहले मर कैसे गए? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक उल्टी गिनती की तरह सोचना। अच्छा, मान लीजिए आप नए साल का इंतजार कर रहे हैं। आप गिनते हैं 10, 9, 8, 0 पर नया साल शुरू होता है। BC भी ठीक वैसा ही है। तो 0 का साल है ईसा का जन्म। बिल्कुल। तो 563 BC का मतलब है जन्म से 563 साल पहले, और 483 BC का मतलब है जन्म से 483 साल पहले। तो जाहिर है आप 0 के ज्यादा करीब आ गए। हाँ, इसलिए 483 BC बाद की घटना है। अच्छा, तो हम 0 की तरफ आ रहे हैं, जबकि AD में हम 0 से आगे की तरफ जाते हैं। 1 2 3 2026। ये साफ हुआ। लेकिन भारत में तो अपने भी कैलेंडर रहे हैं जिन्हें संवत कहते हैं। नोट्स में विक्रम, शक और हिजरी संवत का जिक्र है। हाँ, भारत में समय की गणना के कई स्थानीय तरीके थे। इनमें से 3 आज भी बहुत प्रचलित हैं। विक्रम संवत, जो 57 BC में शुरू हुआ माना जाता है, और शक संवत, जो 78 AD में शुरू हुआ। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1957 से ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अच्छा। और तीसरा है हिजरी संवत, जो 622 AD में पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा से शुरू हुआ और इस्लामी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें आज की तारीख को, मान लीजिए 2026 AD को विक्रम या शक संवत में बदलना हो, तो इसका कोई आसान फॉर्मूला है? बहुत आसान। विक्रम संवत ईसवी सन से 57 साल पुराना है, मतलब पहले शुरू हुआ। तो आप बस 2026 में 57 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2083 विक्रम संवत। सही। और शक संवत ईसवी सन के 78 साल बाद शुरू हुआ, तो उसके लिए आप 2026 में से 78 घटा दीजिए। 2026 माइनस 78, ये होगा 1948 शक संवत। एकदम सही। वाह, ये तो वाकई बहुत आसान है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि इतिहास क्या है, इस पर कितने अलग अलग विचार हैं और समय को कैसे मापा जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है। क्या? जब पुरातत्वविदों को खुदाई में कोई पुरानी चीज मिलती है, तो वे उसकी उम्र का पता कैसे लगाते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि ये हड़प्पा की है या मौर्य काल की? इसके लिए 2 मुख्य तरह के तरीके हैं। पहला है सापेक्ष तिथ्यांकन, रिलेटिव डेटिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी चीज की तुलना में उम्र बताता है। ये ठीक नहीं बताता कि कोई चीज कितने साल पुरानी है, बल्कि ये बताता है कि वो दूसरी चीज से ज्यादा पुरानी है या नहीं। इसका कोई उदाहरण? सबसे आम उदाहरण है स्तरीकरण, स्ट्रैटिग्राफी। जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो जमीन परतों में होती है, केक की तरह। हाँ। जो परत सबसे नीचे होती है वो सबसे पुरानी होती है, और जो सबसे ऊपर वो सबसे नई। तो अगर एक तरह के मिट्टी के बर्तन निचली परत में मिले हैं और दूसरी तरह के ऊपरी परत में, तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले बर्तन ज्यादा पुराने हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका है निरपेक्ष तिथ्यांकन, एब्सोल्यूट डेटिंग, जो शायद एक पक्की उम्र बताता है। हाँ, ये एक अनुमानित उम्र संख्या में बताता है, जैसे ये चीज लगभग 5000 साल पुरानी है। और इसी में कार्बन 14 डेटिंग आती है। बिल्कुल, इसी में कार्बन 14 डेटिंग जैसी मशहूर तकनीकें आती हैं। हर जीवित प्राणी, इंसान, जानवर, पेड़ में कार्बन 14 नाम का एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। अच्छा। मरने के बाद ये एक तय रफ्तार से खत्म होने लगता है। वैज्ञानिक किसी हड्डी या लकड़ी में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा मापकर बता सकते हैं कि उसकी मौत कब हुई थी। ये लगभग 60,000 साल तक की चीजों के लिए बहुत कारगर है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने इतिहास शब्द के 2 अलग अलग मतलबों से शुरुआत की। एक जो कहता है ऐसा ही था, और दूसरा जो कहता है चलो जांच करते हैं। और ऐसा लगता है कि पूरी बातचीत इसी तनाव के इर्द गिर्द घूमती रही। बिल्कुल। इतिहास एक ही समय पर एक दावा भी है और एक खोज भी।
ये तथ्यों का विज्ञान भी है और कहानी कहने की कला भी। ये अतीत और वर्तमान के बीच वो संवाद है। हाँ, जिसे हम कैलेंडर और कार्बन डेटिंग जैसे औजारों से एक शक्ल देने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे।